ठीक है, तो पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना, एक है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला CSF, फिर एक है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला ESF, फिर एक है मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, राइट। उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा रिंग कंपाउंड्स ले लेते हैं आज। जैसे मान लो हमने ले लिया रिंग, तो रिंग के लिए कम से कम 3 कार्बन तो आवश्यक है। तो रिंग में हर कॉर्नर को हम एक कार्बन मानते हैं और उस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए वो वहाँ पर प्रेजेंट है, ये अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ पर ये CH2 CH2 CH2। अगर आपको ESF बनाना है तो सारे बॉन्ड्स को शो कर दीजिए, ठीक है ना। एक्सपेंडेड न्यू मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो जाएगा C3H6, ठीक है ना। अगर मान लें आप 4 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, 4 मेंबर्ड रिंग के लिए इसका कॉम्पैक्ट या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा CH2 CH2 CH2। इसका एक्सपेंडेड फार्मूला होगा प्रत्येक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन्स, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H8। सारे कार्बनों को गिन लो और सारे हाइड्रोजन्स को गिन लो और वहां लिख दो, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना। अगर मान लें कि आप 5 मेंबर्ड रिंग बनाएं तो ये हो जाएगा CH2 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 और CH2। आप ESF बनाएं, प्रत्येक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन लगा दें, ये इसका ESF हो जाना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका हो जाएगा C5H10। आप एक चीज गौर करें, जब कभी कोई रिंग बनेगी ना, रिंग बनेगी जिसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमेशा कार्बनों की संख्या से डबल होगा हाइड्रोजनों का। देख रहे हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विल बी डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स ऑलवेज इन केस इफ देयर इज वन रिंग विदाउट एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, राइट। कोई भी फार्मूला ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया ये वाला फार्मूला, तो इसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगी मिथाइल बाहर और यहां पर एक कार्बन, यहां पर 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, हम सॉरी, ऐसे, ठीक है ना। ESF आप खुद बना लेना, 4 कार्बनों वाला है तो C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। विल कंटिन्यू द सेम। इधर की ओर ले लेता हूं BALN CSF ESF और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक ना। चलो, अगर मैं ये स्ट्रक्चर ले लूं ऐसे, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा ऐसा। इसका ESF आप बना लेना सभी जगहों पे सारे बॉन्ड्स को शो करके। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C6H12। कोई एक सिंगल रिंग अगर होती, 6 मेंबर्ड रिंग होती ना, तो भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता। आप देखें, ये होता CH2 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 ऐसे। ESF आप चाहें तो ऐसे बना लें, सभी जगहों पर कार्बन है एक रेगुलर हेक्सागन में, और H फॉर्मूला हो जाएगा C6H12, ठीक है। आप अगर ऐसे बनाएं, हर कार्बन पे 2-2 मिथाइल्स हैं, 2-2 और कार्बन है। CSF इसका ऐसे हो जाएगा,
प्रत्येक कार्बन पर 2-2 CH3 लग रहे हैं, देख लो। रिंग के कार्बनों पर हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे। इसका ESF आप बनाना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C9H18। अगर एक रिंग है कंपाउंड के अंदर तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर डबल द नंबर ऑफ कार्बन इन एवरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इन एवरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट विल हैपन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई शक है तो पूछ लो। इसके बाद फिर इसको देख लो। मान लो हमने यहाँ पे प्रत्येक कार्बन पर एक एक मिथाइल लगा रखा है, ठीक है ना। हम CSF बनाएंगे ऐसे, सभी कार्बनों पर एक एक मिथाइल है और रिंग के कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन है। ऐसे 12 कार्बन है ना, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 24, C12H24। नोट करो। उसी को कंटिन्यू करते हैं। जरा डबल बॉन्ड देख लेते हैं। डबल बॉन्ड, मान लीजिए आपने एक कार्बन के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड बना दिया, तो CSF में भी डबल बॉन्ड तो शो करना पड़ेगा और 2-2 हाइड्रोजन दोनों पर आ जाएंगे। इसमें कैसे हो जाएगा? ऐसे आप प्रत्येक बॉन्ड को शो कर दें, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया। डबल बॉन्ड अगर होगा या एक रिंग होगी, जब किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड हो या एक रिंग हो, दोनों में से कोई एक, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन का नंबर हमेशा कार्बन के नंबर से डबल हो जाता है। C2H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। जैसे मान लें कि आपने ये ले लिया, तो इसमें अब कैसे बनाएंगे आप? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसको बनाएं। सारे बॉन्ड्स को शो करते हुए बनाएं आप, ठीक है। फॉर्मूला होगा C3H6। अगर आप ऐसे कर लें, कुल मिला के 4 कार्बन हैं इसमें, एक इधर है, एक यहाँ है, ऊपर CH3 लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है चूंकि, इसलिए इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना। प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनने चाहिए। अगर 4 बॉन्ड से कम दिख रहे हो तो उतने हाइड्रोजन लगा दें। इसको आप बना लें। यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H8, ठीक है। अगर आप 4 कार्बनों का यहाँ डबल बॉन्ड बनाएं तो CSF इसका ऐसे होगा, देखें। ESF आप खुद बनाएं, फॉर्मूला इसका भी हो जाएगा C4H8। अगर आप ऐसे बनावें तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? मतलब CSF इसका ये हो जाएगा। ESF आप खुद बना लेना, C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एक डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, समझो एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ऐसे, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो अब एक ही हाइड्रोजन का स्कोप बचा है। ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर आपको ESF बनाना है तो सभी बॉन्ड्स को शो कर दें। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बनाया जाता है। 180 डिग्री बनाना चाहिए जहां तक पॉसिबल है। और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमेशा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स।
number of hydrogens will be 2 less than double the number of carbons. कार्बन के 2 गुने से 2 कम। जैसे कि मान लें ये फॉर्मूला लिया हमने, कितने कार्बन है इसमें देखें, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, 3 कार्बनों का ये स्ट्रक्चर है CH3। मैंने बोला है आपसे कि 180 का एंगल बनाकर ट्रिपल बॉन्ड बनाया करें। अगर आप ESF बनाते हैं तो ESF के लिए आपको सारे बॉन्ड शो करने हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो कार्बन 3 और हाइड्रोजनों का नंबर इसके डबल से 2 कम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है ना। जैसे अगर मान लें आप ऐसे बनावें, देयर आर 4 कार्बन, सी 1 2 3 4, CSF will be like this. The carbon with triple bond will not have hydrogen if it is inside. If it is terminal, then it will have 1 hydrogen. Right? इसका ESF बना लें आप। ESF में आपको सभी बॉन्ड शो करना पड़ता है और फॉर्मूला है C4 और डबल से 2 कम C4H6। जब भी कभी ऐसा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपको ऐसे बनाना है। मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मान लीजिए ऐसे ही, ऐसे 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने पर भी वही फॉर्मूला बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 डबल बॉन्ड, ये आप खुद बनाएं, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने पर भी वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है जो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने पर बनता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होता है। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड अगर हो, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही बनता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन। देखें यहां पर है CH2, यहां पर है CH2, 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 ये है CH क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है। ठीक ना, इसका चाहे आप तो ESF बनाएं, ऐसे फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 2 लेस देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन, C6H10। इस तरह से इसके फॉर्मूले बनते हैं। ये हम लोगों ने अभी हमने फॉर्मूला राइटिंग, हमने सिर्फ ये सीखा कि हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं कि भाई कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन और कितने दूसरे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हों। जैसे कि आप मान लें कि यहां पर एक OH लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा इसका कंडेंस्ड, इसका ESF ऐसे हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 OH यहां। ठीक है ना, सभी बॉन्ड्स को शो करना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 तो कार्बन है ना, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने भाई, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, C3H8। जब फॉर्मूले में कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं, जब फॉर्मूले में कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में ये रिलेशन आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 मोर देन डबल द नंबर ऑफ कार्बन। और एक ऑक्सीजन भी है, उसको भी शो कर दो ऐसे। इन केस इफ देयर इज नो डबल बॉन्ड और देयर इज नो रिंग, इफ इट इज ओपन चेन कंपाउंड, देन number of carbon and hydrogen will have this kind of relation. Number of hydrogen will be 2 more than double the number of carbon. हाइड्रोजनों का नंबर कार्बनों के नंबर्स के 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, इसको नोट करें।
अब जरा देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने अभी लिखना सीखा है कि कैसे हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन को चिपका के लिख देते हैं CH3 CH2 इस टाइप से। इसके अलावा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हम सभी कार्बन और हाइड्रोजन के सभी बॉन्ड्स को शो करते हैं, करके दिखाया मैंने आपको। उसके अलावा जो मोस्ट मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसमें हम कार्बन के बॉन्ड्स को शो करते हैं और एक्सट्रीम्स पर, पीक्स पर, डीप्स में कार्बन्स हैं और जिस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा बॉन्डिंग का आइडिया आपको पहले और दूसरे लेक्चर में, इसी चैप्टर के पहले और दूसरे लेक्चर में मेरे साथी एनवी सर ने दिया है। मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे बॉन्ड बन रहे हैं वो बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मीथेन की बात हमें करनी है, ठीक है ना। इसका नाम मीथेन है। सबसे पहले ये मार्शी लैंड्स में पाया गया था, दलदली जमीन पर पाया गया था, इसीलिए इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसका नाम मीथेन है और इसको मार्श गैस भी बोलते हैं बिकॉज इनिशियली वेरी फर्स्ट इट वाज फाउंड इन मार्शी लैंड्स। ठीक है ना। ये गैस है। अब अगर हम कार्बन के एटॉमिक नंबर पे गौर करें तो कार्बन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका अगर हम K और L और M के हिसाब से देखें तो 2 कार्बन यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां है और 4 इलेक्ट्रॉन यहां है। K शेल में एक सबशेल होती है, ठीक है ना। L शेल में 2, L शेल में एक S सबशेल होती है, ये S सबशेल है, एक S सबशेल होती है और 3 P सबशेल्स होती हैं, PX PY PZ, ये P सबशेल है। आपको पता है ना कि किसी एटम के अंदर शेल्स होती हैं, किसी एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस जहां पर प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन और यहीं पर न्यूट्रॉन भी होता है। बाहर क्या क्या होता है पता है ना आपको, K शेल, फिर L शेल, फिर M शेल, फिर N शेल। इसके बाद भी होता है लेकिन हमारा काम इतने से चल जाता है क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो है केवल 118 और 118 इलेक्ट्रॉन्स हम इतने में फिल कर लेते हैं। ये शेल्स हैं। ये जो शेल्स है ना ये सब शेल से मिलकर बनी हुई जिनका नाम है SPDF। K शेल में एक सब शेल है जिसका नाम है S। L शेल में 2 सब शेल्स हैं। ये है शेल नंबर 1 तो इसमें एक सब शेल है। ये शेल नंबर 2 तो इसमें 2 सब शेल्स हैं। ये शेल नंबर 3 तो इसमें 3 सब शेल्स हैं SPD। ये है शेल नंबर 4 तो इसमें 4 सब शेल्स हैं SPDF। ठीक है ना। इसके पास एक S सब शेल है, इसके पास SP सब शेल्स हैं, इसके पास SPD सब शेल्स हैं, इसके पास है SPDF सब शेल्स। और इन सब शेलों में ऑर्बिटल्स हैं। उन ऑर्बिटल्स का नाम भी SPDF से है। जैसे एक S ऑर्बिटल में एक S सबशेल में एक S ऑर्बिटल है, एक P सबशेल में 3 P ऑर्बिटल्स हैं, PX PY PZ। इसी तरह एक S में यहाँ एक S, 3 में यहाँ 3 P और D में 5 D होते हैं। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ एक S, 3 P 5 D और F में 7 F होती है। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। इसको ऐसे समझें आप कि मान लीजिए आपका एक घर है जो एक एटम, 2 मंजिल का घर है, तो जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हुआ वो हो गए सबशेल। ये घर तो हो गया शेल KLMN और दोनों मंजिलें हो गई सबशेल्स। अब दोनों मंजिलों में मान लीजिए आप ऊपर की मंजिल में पीछे के कमरे में रहते हैं जहां पर आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो हो गया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन एक्चुअली शेल के, सबशेल के, ऑर्बिटल के अंदर रहता है। लेकिन अब इन सब में क्या करें, आप उस घर और मकान की दीवारें हटा दें, मतलब कोई बंद कमरा नहीं है, कोई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं, ये 3D ओपन स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहां से लेकर वहां तक। आप समझ गए? ऑर्बिटल्स, शेल्स, सबशेल्स ये सब बाउंड्री वाली चीजें नहीं है, ये पैक्ड नहीं है, बंद नहीं है ये। तो जैसे मकान का एग्जांपल मैंने दिया तो उसके मकान की छतें, दीवारें सब हटा दें आप। अब आप उसको 3D स्पेस की तरह कंसीडर करें कि भाई एक रूम यहां था, एक रूम यहां था, एक रूम यहां था, एक रूम यहां था। आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां पर थी वो 3D स्पेस कहलाएगा ऑर्बिटल।
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पर थी, ठीक है ना। इसी तरह ये के एक शेल है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट दीज ऑर्बिटल्स, शेल्स एंड सबशेल्स आर हैविंग सम कॉम्पैक्ट और क्लोज्ड बाउंड्री। नो, दे आर ओपन 3D स्पेसेस जस्ट, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो अब आप देखें यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है? एल शेल के एस और पी सब शेलों में बांटे जाने हैं। एस के पास एक सब ऑर्बिटल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घुस जाएंगे। पी के पास 3 पी ऑर्बिटल होती है, जिनका नाम होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो एक रूल है कि जब तक संभव हो सबको पहले बराबर बराबर बांट दो, फिर पेयरिंग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास है ना बच्चे, ये मान लो ऐसे हैं, 1 2 3 4। इस पे आए 4 हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। ये हाइड्रोजन आया इधर से, ये हाइड्रोजन आया इधर से, और ये हाइड्रोजन आया इधर से। तो हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन करने थे, ठीक है ना। लेकिन कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने थे। सभी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, लेकिन हाइड्रोजनों को केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना होता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को हम केमिस्ट्री की टर्म में बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैज टू कंप्लीट ओनली डिप्लेट। तो भाई कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 8 करवाने थे। इसने कहा 4 इलेक्ट्रॉन मुझे कहां से मिलेंगे? हाइड्रोजन ने कहा भाई मुझे 1 चाहिए। तो उसने कहा 4 हाइड्रोजन तुम आओ और बारी बारी से ऐसा शेयरिंग कर लो मेरे साथ। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन ने अपने पे काउंट कर लिए, और प्रत्येक हाइड्रोजन ने कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ काउंट कर लिया। इस तरह से दोनों का काम हो गया, हाइड्रोजन का डिप्लेट भी पूरा हो गया और कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। ये मीथेन है, ये मीथेन है। अब ये मीथेन में दो हाइड्रोजन तो यूं आ जाते हैं बाहर की ओर, और 2 हाइड्रोजन अंदर की ओर ऊपर नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है, 4 ऐसे हाइड्रोजन आ गए। ये दोनों हाइड्रोजन बाहर की ओर निकले होते हैं ऐसे, और ये दोनों हाइड्रोजन पीछे की ओर गए होते हैं, ठीक है ना। 3D में 109 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ठीक है ना। कभी इस पे हाइब्रेशन पे बात करेंगे, समझ में आ गई बात। तो ये मीथेन का फंडा हो गया। इसी तरह इथेन होता, मान लो हमने लिया होता C2H6 इथेन। इसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही होती? आपको तो पता है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कार्बन है, इसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा भाई कैसे कंप्लीट हो पूरा? तो फिर हुआ ये कि 3 हाइड्रोजन बुलवाए गए, 3 हाइड्रोजन बुलवाए गए, ठीक है ना। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही हैं जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। मैं अलग से केवल अलग तरीके से शो कर देता हूँ, डॉट लगाकर। कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्रॉस लगाकर शो किया है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को डॉट लगाकर शो किया है। प्रत्येक हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करवा लिया। ऐसे हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि उनको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और दोनों कार्बनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो कार्बनों ने डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे, सभी हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों को भी काउंट करवाएंगे और साथ में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करवाएंगे। इसने कहा हाँ भाई यही सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके सारे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन, इसके तीनों हाइड्रोजनों को ये ले जाएगा, अपने साथ काउंट करेगा ये यूं, ठीक है ना। दिस कार्बन विल ऑल्सो काउंट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर कार्बन एज वेल एज ऑल द 3 हाइड्रोजन्स। तो देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इस तरह हाइड्रोजन से, 2 लोअर हाइड्रोजन से, 2 अपर हाइड्रोजन से, और 2 यहाँ हो गए इस कार्बन की वजह से। दोनों कार्बनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और प्रत्येक हाइड्रोजन का डिप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाई गई ऐसे, दोनों कार्बनों पर 3-3 हाइड्रोजन, और ये आपस में भी कनेक्ट हो गया सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। शेयरिंग में अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक पेयर अगर होगा, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लें, C3H8,
कार्बन ने कहा कि भाई मेरे पास तो हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने कहा कि मेरे पास भी हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने कहा कि मेरे पास भी हैं 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। इसने कहा कि मैं 2 तो हाइड्रोजन ले लूंगा, सेंटर वाला जो सेंट्रल कार्बन कह रहा है कि मैं 2 हाइड्रोजनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, ठीक है ना। तो मेरा तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि मैं कार्बन को, सभी कार्बनों को और ये ऐसे ले लूंगा। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, इन हाइड्रोजनों के ड्यूप्लेट पूरे हो गए इस चक्कर में, ठीक है ना। इसने कहा कि भाई मैं तो 3 हाइड्रोजनों के साथ जो है वो शेयरिंग करवाऊंगा इलेक्ट्रॉनों की। देख लो इन हाइड्रोजनों के ड्यूप्लेट पूरे हो गए, इन हाइड्रोजनों के ड्यूप्लेट पूरे हो गए, और इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। आप बिल्कुल लेफ्ट एक्सट्रीम के कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिन लें, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेंटर के इलेक्ट्रॉन गिन लें। इसने कहा मैं भी 3 हाइड्रोजनों के साथ शेयरिंग करवाऊंगा, इक्वल शेयरिंग, ठीक है ना। तो इन हाइड्रोजनों के ड्यूप्लेट तो पूरे हो ही गए, और बदले में इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देख लें इस तरह से प्रोपेन में बॉन्डिंग हो गई। इसकी स्ट्रक्चर कैसी निकली फिर? इसकी स्ट्रक्चर कैसी निकली बच्चे? एक्सट्रीम कार्बन्स पर 3-3 हाइड्रोजन और सेंट्रल कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। और मैंने आपको बताया था कि हर कार्बन पे 4 बॉन्ड तो कम से कम होने चाहिए। तो ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर हो गई, इसको नोट करें आप। उसी कड़ी में हम इथीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इथीन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें बॉन्डिंग वगैरह देख लेंगे। इसका नाम है इथीन, ठीक है ना, इथीन इसका नाम है। अब आप देखें इस कार्बन पर हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इसने कहा भाई मैं 2 इधर शेयरिंग में दे दूंगा, और एक यहां है, एक यहां है, ठीक है ना। दूसरे कार्बन ने कहा कि भाई मेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं 2 तेरे साथ शेयर कर लेता हूं और 2 इधर रख दूंगा। हाइड्रोजन आए, 4 हैं कुल हाइड्रोजन, 2 इसके साथ आ गए और 2 इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन, अपना एकमात्र इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए। तो देखो सभी हाइड्रोजनों का तो हो गया डुप्लेट कंप्लीट। देख रहे हो ना, हाइड्रोजनों का डुप्लेट तो हो गया कंप्लीट। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। कार्बनों का कैसे हुआ? देखो कार्बन ने कहा कि भाई मैं इन दोनों हाइड्रोजनों के साथ और तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस कार्बन ने भी यही कहा, इसने कहा कि भाई मैं दोनों हाइड्रोजनों के साथ और उसके अलावा ये वाला जो कार्बन का पेयर है उसके साथ कंप्लीट कर लो। देख रहे हो दोनों कार्बनों को ध्यान से देखो। लेफ्ट कार्बन के पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 और 4 यहां पर है, 8 हो गए। राइट वाले कार्बन को देखो, राइट वाले कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां, 2 यहां और 4 यहां, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब शेयरिंग में एक पेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 2 पेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी बच्चों? इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसी, यहां सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड ऐसे। ये इथीन है, ठीक ना, ये इथीन है। इसी तरह इथाइन का देख लो, C2H2। कार्बन ने कहा कि भाई मेरे पास तो हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 3 मैं इधर रखूंगा और 1 यहां रखूंगा। दूसरे कार्बन ने कहा कि 4 मेरे पास भी हैं, 3 मैं इधर कर देता हूं और 1 इधर कर देता हूं। 2 ही हाइड्रोजन है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों एक कार्बन के पास आ गए और उन्होंने अपना अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। कार्बनों का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? देखो जब वो हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड वाला पेयर ले लेगा और साथ में इसके 3 इलेक्ट्रॉन भी गिन लेगा। गिनो जरा इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पर हैं और यहां पे कितने बटे 6। इस कार्बन ने भी यही किया, उसने कहा भाई मैं तेरे तीनों इलेक्ट्रॉन गिन लेता हूं और साथ में हाइड्रोजन का के साथ जो शेयर्ड पेयर है वो भी गिन लूंगा। 8 इसके भी पूरे हो गए। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसमें कैसे हो जाएगा बच्चे? इसमें ऐसे हो जाएगा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां पर एक सिंगल। इसका वैसे कॉमन नेम है एसिटिलीन और आयुपैक नेम है इथाइन। मैं सिखाऊंगा आपको, अभी समझ में आ रही है बात?
इसमें तो कोई शक नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे भी कर लो, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा होता कि 2 डबल बॉन्ड्स होते या एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ 3 कार्बन होते, C3H4, देख लो हाइड्रोजनों का नंबर कार्बनों के नंबर के 2 गुने से 2 कम है, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, तो कार्बन 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 3 ही तो कार्बन है, लिख लो। यहां पर मान लो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देंगे, दोनों कार्बन 3-3 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इधर आया, इसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। 3 हाइड्रोजन इसके साथ आए, 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर उन्होंने कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग करके उन्होंने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। अब आप देखें इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, यूं ध्यान से देखो, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और हर जगह इसने 1-1 पेयर शेयरिंग में दिए हुए हैं, यानी कि इस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखा है। इस कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो रहा है, कैसे? 3 अपने 3 पड़ोसी कार्बन के और एक पेयर इधर से लेके, देख लें, 1 पेयर यहां पर है, 3 पेयर यहां पर है, तो इधर सिंगल बॉन्ड है और इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसने भी 3 अपने 3 पड़ोसी कार्बन से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करवाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ। सभी कार्बनों का आप इलेक्ट्रॉन गिन कर देखें, सबके पास अपने सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करवा के, जैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका सर्कल देख लें। और हाइड्रोजनों के पास ड्यूप्लेट होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैसी इसकी स्ट्रक्चर आई, देखो बेटा, इसकी कैसी स्ट्रक्चर आई, यहाँ 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड और फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। नोट करें ये सब।